सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, लवनीश सर की क्लास _22। यहाँ पर भी आप इसको फॉलो करके हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 चुनावी राजनीति पाठ से ली गई है। ये पिछली वर्कशीट की कंटिन्यूशन वर्कशीट है और इसमें हम बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति की, यानी ये पूरा का पूरा जो हमारा पाठ है ये बेस्ड है चुनावों के ऊपर। पिछले वर्कशीट में हमने ये पढ़ा कि चुनाव क्या होते हैं और किसी चुनाव को हम लोकतांत्रिक किन आधारों पर कह सकते हैं। अब आज से हम बात करेंगे कि ये चुनावी प्रक्रिया होती क्या है, चुनाव स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा स्टेप बाद में आता है। तो इन सब जो इसकी प्रक्रिया है उसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ चुनाव से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है आम चुनाव। ये आम चुनाव क्या चीज़ होती है? आम चुनाव होते हैं हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। ये तो हम सबको ही मालूम है कि एक नियमित अंतराल के बाद हमारे यहाँ पर कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों की विधानसभाओं के लिए। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है, अपने आप ही भंग हो जाती है। फिर भी सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं और इसे ही हम आम चुनाव कहते हैं। देखिए ये पाठ इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हम अपनी आँखों से होते हुए देखते हैं। और अभी सबसे जो लेटेस्ट चुनाव फरवरी में दिल्ली सरकार का हुआ था उसमें भी यही सब स्टेप्स अपनाए गए थे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो आपको शायद याद आ रहा होगा। ये तो होता है आम चुनाव जो कि हर 5 साल बाद होता है और नॉर्मल जब एक विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है तब होते हैं। फिर एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या चीज़ होती है? जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य या जो वो प्रतिनिधि भी हम कहते हैं उसकी मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि 5 साल से पहले ही यदि किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तो वहाँ पर चुनाव होगा, भाई वो सीट तो खाली हो गई, या वहाँ से जो चुना गया सदस्य है उसकी मृत्यु हो गई, तब भी वहाँ पर सीट खाली होने पर चुनाव करवाए जाते हैं। और ये उपचुनाव जो हैं आपने देखा होगा ये होते ही रहते हैं क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि भाई किसी की मृत्यु हो गई या कोई सदस्य जो है उसने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो इसको हम कहते हैं उपचुनाव। और ये 5 साल से पहले भी हो सकते हैं, ये 5 साल से आमतौर पर पहले भी हो सकते हैं, इसमें कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए हम इसको उपचुनाव कहते हैं। फिर इसके बाद जो बात आती है वो है निर्वाचन, चुनावी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र। ये दोनों शब्द एक ही के लिए यूज़ हो रखे हैं, चुनावी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए क्या होता है, इसकी एक सिंपल सी परिभाषा ये भी है कि भाई जिस भी क्षेत्र में चुनाव होने हैं उस जगह को, उस क्षेत्र को जितने भी भागों में बांटा जाता है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये सबसे आसान परिभाषा है कि जहाँ पर भी चुनाव होना है उसको हमने जितने भागों में बांटा उस स्थान को, वो हर एक भाग जो है वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। जैसे दिल्ली सरकार का चुनाव हुआ तो दिल्ली को 70 हिस्सों में बांटा गया, तो हर एक भाग को हमने निर्वाचन क्षेत्र कहा। इसी तरह जब हम लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में पूरे भारत को 543 भागों में बांटा जाता है और हर हिस्से को हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक
प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और हर क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। खड़े तो वहाँ पर सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही, चुना जाएगा एक ही। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ये डिफरेंस है। अगर लोकसभा चुनाव में कोई व्यक्ति जीत रहा है तो हम उसको सांसद कहेंगे, और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी उसमें कोई सदस्य, कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उसे हम विधायक कहते हैं। जैसे अगर मैं बार बार दिल्ली का ही नाम लूँगा क्योंकि हम दिल्ली से समझ पाते हैं जल्दी से कि दिल्ली सरकार में जो चुना गया वो तो विधायक कहलाएगा, और जो भारत सरकार में चुना गया नरेंद्र मोदी जी और कि उनकी जो सरकार है या जो उस समय संसद में जितने भी सदस्य हैं वो सारे सांसद कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है वार्ड। जैसे निर्वाचन क्षेत्रों को अभी हमने समझा कि भाई चुनाव के उद्देश्य से जितने क्षेत्रों में बांटा, इसी तरह वार्ड क्या होते हैं, जब वार्ड होते हैं जब नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव हों या फिर गांव में पंचायतों के चुनाव हों, वहाँ पर इनको हम वार्ड कहते हैं। जैसे इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार हम सीट भी कहते हैं, और आमतौर पर हम जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें हम सीट भी बोलते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देश को 543 सीटों में बांटा जाता है, या दिल्ली सरकार के चुनाव हुए तो दिल्ली को 70 सीटों में बांटा जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि हम निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहते हैं। फिर इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है, कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूहों के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, और इसे ही हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए क्या होता है, जितने भी हमारे यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े कहे जाने वाले लोग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। यानी जिस भी चुनाव क्षेत्र को आरक्षित घोषित यानी कर दिया जाता है, यानी कि उस चुनाव क्षेत्र से केवल और केवल अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का ही उम्मीदवार खड़ा होगा और वही चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे चुनाव क्षेत्र को जहाँ जो आरक्षित है, किसके लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, उसे हम आरक्षित चुनाव क्षेत्र कहते हैं। फिर बात करते हैं मतदाता सूची, यानी इसे हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं। और ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि मतदाता सूची तो थोड़ा सा टिपिकल सा शब्द है, लेकिन हम वोटर लिस्ट के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये मतदाता सूची या वोटर लिस्ट होती क्या है? हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर ही वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है, और वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र के साथ जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट दूसरा कोई ना डाल दे। देखिए मतदाता सूची क्या होती है कि देश में जितने भी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसमें जो योग्यता रखने वाले लोग हैं, योग्यता रखने वाले लोग कौन से हैं, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक, उनका नाम और पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। उस लिस्ट को हम मतदाता सूची कहते हैं। ये मतदाता सूची इसलिए है क्योंकि वोट डालने के लिए इस मतदाता सूची में नाम होना बहुत ज़रूरी है, और जब इस मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होगा तभी आपको वोटर आईडी या वोटर आई कार्ड मिलता है। और जब आप वोट देने जाते हैं तो इस वोटर आईडी कार्ड को दिखाते हैं, या फिर कोई और भी जो चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखे हैं पहचान पत्र, उनको साथ में लेके जाना है ताकि आपका वोट कोई और ना डाले। और इसके लिए तो आजकल मतदाता सूची जो है, वोटर लिस्ट है, वो फ़ोटो वाली छपती है ताकि आपका वोट कोई और ना डाल पाए। तो इसको कहते हैं मतदाता सूची।
और इसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है, इसको रिन्यू किया जाता है और हमेशा चुनाव से पहले इसको तैयार कर लिया जाता है। फिर है उम्मीदवारों का नामांकन। वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, इसके बाद आते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट या उम्मीदवारों का नामांकन, यानी जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है। अब हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती है, तो उनका नामांकन करवाना पड़ता है और ये नामांकन चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके करना होता है, तभी उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, तभी उसकी योग्यता बनती है। सब इसमें जो लिखा है वो देखें। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है और जिसे आम भाषा में हम टिकट भी कहते हैं। जैसे ऊपर हमने सीट पढ़ा कि इतनी सीटों में बढ़ता है, इसी तरह हम जिन जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है, मान लीजिए कोई पार्टी है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग अपने अपने उम्मीदवार जब खड़े करते हैं तो इन्हें हम ये बोलते हैं कि इन्होंने इन लोगों को अपनी पार्टी का टिकट दिया है। तो आम भाषा में हम उसे टिकट भी कहते हैं, जो जिन उम्मीदवारों को चुना जाता है। चुनाव लड़ने का जो इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है और जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि हर उम्मीदवार को, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, उसको चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके अपना एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। इसमें उसको अपने खिलाफ चल रहे जो भी आपराधिक मामले अगर चल रहे हैं तो वो भी लिखने हैं, अपनी पूरी संपत्ति लिखनी है और अपनी शैक्षिक योग्यता लिखनी है। हालांकि शैक्षिक योग्यता का कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय ने के आदेश के बाद ये सब चीज़ों का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि उस चुनाव क्षेत्र के लोगों को पता चलता है कि उनका उम्मीदवार जो उनके चुनाव में क्षेत्र से खड़ा हुआ है वो कितना पढ़ा लिखा है या कितनी संपत्ति है या कोई आपराधिक मामले तो उसके खिलाफ नहीं है। फिर उसके बाद जो आखिरी बात हम करते हैं वो है मतदान और मतगणना। मतदान का मतलब है वोटिंग और मतगणना का मतलब है काउंटिंग। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम, यहाँ पे नया शब्द आया ईवीएम, आप सब शायद परिचित हों। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ईवीएम की फुल फॉर्म लिखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको सील करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को एक साथ खोलकर मतों की यानी वोटों की गिनती होती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। देखिए, जो मतदान की प्रक्रिया है वो तो आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी अंदर गए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से वोटिंग होती है। कि जब आप अंदर जाते हैं वहाँ पर अधिकारी, सरकार के अधिकारी बैठे होते हैं, 3 अधिकारी। पहले के पास आप जाते हैं, फिर वो आपको ओके करता है, फिर दूसरे के पास जाते हैं, तीसरा वाला आपके निशान लगाता है, तर्जनी उंगली पर शाही का निशान लगाता है और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो आपके पसंद का उम्मीदवार है उसका नीला बटन दबा के उसको अपना वोट दे देते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी मशीनें जो ईवीएम हैं वो एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दी जाती हैं और एक निश्चित तारीख पर इनको एक साथ खोला जाता है और इससे वोट की काउंटिंग शुरू होती है। यहाँ पे सभी दलों के एजेंट भी मौजूद होते हैं ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो सके और जिसको सबसे ज़्यादा किसी चुनाव क्षेत्र में वोट मिलते हैं उस उम्मीदवार को वहाँ का विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो आम चुनाव हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव जो होते हैं उसे हम आम चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव वो होते हैं कि जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है? लोकसभा चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि को हम सांसद कहते हैं जबकि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है।
फिर है तीसरा प्रश्न, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची है, जो चुनाव से पहले इसे तैयार कर लिया जाता है और समय समय पर इसका नवीनीकरण भी किया जाता है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है, इसलिए मतदाता सूची में अगर नाम नहीं होगा तो आपको वोटर आई कार्ड भी नहीं मिलेगा। फिर चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की योग्यताएं, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वह भारत का नागरिक हो, उसका नाम मतदाता सूची में भी होना चाहिए यानी वो रजिस्टर्ड वोटर भी होना चाहिए, और वह मानसिक रूप से कमज़ोर या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।